हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले अपना अध्याय है, हमारे अध्याय का नाम है मेरी यूरोप यात्रा। तो बच्चों, यात्राएं व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य विकास के साथ साथ अनुभव और शिक्षा भी प्रदान करती हैं। कुछ लोग अपनी यात्रा का ऐसा वर्णन करते हैं कि पढ़ने वाला स्वयं को उसके साथ महसूस करता है। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यूरोप यात्रा का ऐसा ही वर्णन किया गया है। तो आइए चलिए हम भी यूरोप की यात्रा पर चलते हैं। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों की सलाह पर मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं हमेशा केवल खादी ही पहना करता था। विदेश जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार द्वारा मंगवाकर बनवाए। कपड़े की काट छाट भी देख रखी है। मैंने अंग्रेजी पोशाक यानी कि वस्त्र पोशाक ना पहनने का निश्चय कर लिया। इससे दो लाभ हुए। एक तो बहुत कम खर्च में काम के लायक काफ़ी कपड़े तैयार हो गए। दूसरे, पोशाक हिंदुस्तानी थे, इसीलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो विदेशी समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़ा पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट यानी कि बेफजूल की बेकार की बातें दूर हो जाते हैं। विशेषकर मेरे जैसे आदमी के लिए यह सब झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कपड़ों को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र माना है, अर्थात मैं केवल कपड़े इसीलिए पहना करता था। जहाज में मेरी पोशाक लोग एक कौतूहल यानी कि जिज्ञासा का केंद्र बनी रही। एक पारसी दंपति और एक अंग्रेज सज्जन यानी कि एक अच्छे इंसान मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करते हुए समय आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज सुएज नदी से गुजरता है तब तक टॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर कार द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्विक्स को देखकर आ सकता है। मैंने यह दिखाना उचित समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी वहां जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर कार पर कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में हमें ले जाए गए। फिर हम कैरो का अजायबघर देखने गए, जहां पिरामिडों की खुदाई से निकली चीज़ें सुरक्षित हैं। यह अजायबघर बहुत सुंदर है। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी यानी कि जिनका बहुत नाम है, नामी और प्रतापी बादशाहों के शव यानी कि शव क्या कहते थे वहाँ पर, मम्मी शव जो पिरामिड से निकले हैं, पर उनका चेहरा और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं, यानी कि वो हाथ पैर अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। वह जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है। वह कपड़ा बहुत ही महीन हुआ करता है, बहुत ही बारीक कपड़ा होता है। कहते हैं कि वह भारत से ही जाया करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी साधन यदि मुर्दे के साथ गाड़ दिए जाएं तो वह परलोक में भी आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी, जैसे पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव भी। वह सब चीज़ें एक से एक अच्छी बनी हैं। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यापार जानते थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो में जो गेहूँ निकला वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की चीज़ें, विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अन्यतता साफ दिखने लगी। ऐसे दृश्य देखकर मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, अर्थात अपने आप को हम बहुत बड़ा समझते हैं, उसके मद अर्थात उसकी मदहोशी में हम जो करते हैं वो कितना तुच्छ और अस्थायी, अर्थात वो चीज़ें कितनी छोटी हैं और हमेशा ना रहने वाली हैं। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहाँ इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफ़र मनोरंजक रहा, तथापि मेरे हृदय पर क्षणभंगुर यानी कि थोड़े से समय के लिए क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा है। मैं वहाँ से उदास ही निकला। संग्रहालय के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गईं, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से काबा पूरब की ओर पड़ता है। ये एक हिंदुस्तानी को अजीब सा लगता है। वहाँ की मस्जिद भी इसी कारण पूरब रुख की रहती है। वहाँ की भाषा अरबी है। यूरोपीय भाषाओं में सबसे अधिक प्रचार वहाँ फ्रेंच का है।
लोग साफ सुथरे हैं। पुलिस वाले तुर्की फेस पहने हुए थे। यद्यपि केरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर कार पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर कार छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं कभी ऊँट पर नहीं चढ़ा था। पिरामिडों के नज़दीक जाकर देखा, ये बहुत ऊंची चौखुटी इमारतें हैं। हमारे देश में जैसे ईंटों का पजावा होता है, यानी कि ईंट के ऊपर ईंट रखना, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़े के बने हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई अधिक है, जो ऊपर की ओर कम होती गई है। ईंटों का पजावा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी एक एक ईंट 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुपात में उनकी चौड़ाई और मोटाई है। एक एक ईंट काटकर ना जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया है। नाम तो केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर हजारों वर्षों के बाद आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं। स्फिंक्स एक अजीब चीज है। इसका मुंह मनुष्य का और शरीर दानव का है, दानव यानी कि राक्षस का। एक बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर सही देती थी, पर यह जो कुछ कहती थी उसका समझना कठिन होता था। अब ये बातें तो नहीं है, पर यह मूर्ति अवश्य उस काल का स्मरण कराती है, यानी कि यह मूर्ति उस समय की हमें याद दिलाती है। भूमध्य सागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में हवा भी कुछ जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। इटली के निकटवर्ती सिसिली टापू के पास होकर जहाज गुजरा। वहाँ का शहर कुछ दूर से देखने में आया। एक पहाड़ नजर आता था। कुछ दिन बाद मालेक्स फ्रांस पहुँच गए हम। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिनों के बाद जी ऊब जाता है, यानी कि मन अजीब सा हो जाता है रोज पानी देख देख कर। अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज आ जाए या ज़मीन देखने में आ जाए तो बहुत आनंद आता है। सभी मुसाफिर यानी कि सभी यात्री उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं है। मार्सेल्स में हम सवेरे ही उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी एक कुक कंपनी की कृपा से शहर को देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। सवेरे जहाज से उतरते ही मैंने रात में रवाना होने वाली गाड़ी में अपने लिए जगह ठीक करा ली थी। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस से गाड़ी बदलकर केले पहुंचा। वहां फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोकर में उतरा। डोकर से रेल में चढ़कर रात के लगभग 9 बजे लंदन पहुंचा। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचा था, पर यहाँ अभी काफ़ी सर्दी थी। स्टेशन पर पहले से वहाँ पहुंचे हुए लोग मिल गए। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले ले लिया गया था। वह गोल्ड्स ग्रीन्स में था। हम लोग कुछ दिन तक वहीं ठहरे। मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं श्री रोमा रोला से मिलूं, पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वे गर्मी के कारण काट रोगी पहाड़ी पर गए हैं। मैं वहां चला गया। रास्ता सुंदर था। रेल ऊंचे पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। मैं 2 दिन तक वहां रहा। बातचीत भी हुई। कठिनाई यह हुई कि मैं फ्रेंच नहीं जानता था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। एक दुभाषी क्या होता है, ट्रांसलेटर को कहा जाता है। एक दुभाषी की सहायता लेनी पड़ी, पर उसकी विद्या भी कुछ अंदाज़ा ही थी। वहाँ से चलकर मैंने वॉन्ट्रे, न्यूटाटे, लोसान और जेनेवो शहर को देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहाँ बाजार में घूम रहा था। एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े बिकते थे। एक लकड़ी बेचने का काम कर रही थी। वह अंग्रेजी भी जानती थी। मैंने हाथ के बुने कपड़े के बारे में बातचीत की। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह न केवल आंधी यानी कि गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि गांधी जी के संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके थे उन्हें वह पढ़ गई थी। वहाँ से फिर लंदन लौटा। लंदन से मैं हॉलैंड आया। वहाँ उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण किया। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहाँ से बर्लिन गया। घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लिप्जिंग पहुँचा और वहाँ एक दिन ठहरा। वहाँ प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहले से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुँचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है।
फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिक पहुंचा। वहां पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा जहां हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहां का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा। म्यूनिक से वेनिस गया। वह अजीब शहर है, घर घर में समुद्र है, वहाँ नाव के सिवा दूसरी सवारी नहीं चलती, पानी के बीच चट्टाने हैं, उन्हीं पर मकान बने हुए हैं, मच्छरों की भरमार है। मसहरी किसे कहते हैं? मच्छरदानी को। मसहरी में भी नींद का आना कठिन है। वेनिस से रोम पहुंचा। वहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्लेस के लिए रवाना हुआ। मार्लेस से मुल्तान जहाज पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। तो बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये विदेश यात्रा थी। उन्हीं की जुबानी हमने इस अध्याय के माध्यम से जानी। आइए पहुंचते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। सबसे पहले बच्चों मौखिक प्रश्न आ रहे हैं। पहला मौखिक प्रश्न, लेखक ने अपना कौन सा नियम भंग नहीं किया? तो लेखक ने अपना देशी लिबास पहनने का नियम भंग नहीं किया। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति के प्रश्न आ रहे। पहला उत्तर, सही उत्तर पर आपने गोले से उसे रंगना है। वाक्य है पहला, लेखक ने कौन सी पोशाक ना पहनने का निश्चय किया? तो पहला वाला सही, अंग्रेजी पोशाक ना पहनने का निश्चय किया। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए। तो चलिए ख प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर रिक्सानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है, वहाँ की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की रहती हैं। इसी प्रकार बाकी के रिक्सान आप स्वयं पूर्ण करेंगे बच्चों। हम ग प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर सही गलत का निशान लगाना है आपको। पहला वाक्य है, मम्मी महीन कपड़े में लिपटी होती है। बिल्कुल सही का निशान लगाइए और बाकी के सही गलत के निशान स्वयं लगाइए। घ, यहाँ पर एक पाठांश दिया गया, अर्थात पाठ का अंश। आपने इसको 2-3 बार बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इससे संबंधित 4 प्रश्न आपके सामने हैं और ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं देने हैं पाठांश के अंदर से ही ढूंढकर। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि लेखक ने केरो के अजायब घर में कौन सी वस्तुएं देखी? तो लेखक ने केरो के अजायब घर में बहुत सी वस्तुएं देखी, जैसे कि वहाँ के पिरामिडों की खुदाई से निकली चीज़ें अभी भी सुरक्षित हैं। अजायब घर बहुत सुंदर है। मिस्र के बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव, जिन्हें मम्मी कहते हैं, वो पिरामिडों में निकले हैं। उनका चेहरा और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। वह जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए हैं वह कपड़ा अभी भी वैसा ही लुपटा हुआ है। कपड़ा बहुत महीन है। तो ये सब चीज़ें लेखक ने वहाँ के अजायब घर में देखी। तो बच्चों अब इसी प्रकार आपने बाकी के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कल्पना की उड़ान का प्रश्न। आपकी किसी यात्रा का सबसे मज़ेदार अनुभव क्या रहा? अब आपने यहाँ पर लिखना है कि आपने कौन सी ऐसी मज़ेदार यात्रा की जिसके बारे में आप यहाँ वर्णन करेंगे। स्वयं कीजिएगा ये कार्य। भाषा की बात, पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। कौतूहल यानी जिज्ञासा। तो विदेशों में कई चीज़ें देखकर मन में बहुत कौतूहल होता है। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे बच्चों। ख, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जो दूसरे देश में रहता हो उसे क्या कहते हैं? विदेशी। इसी प्रकार बाकी के भी एक शब्द आप स्वयं लिखिएगा। ग, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप जानते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनका भेद लिखिए। मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं क्या है? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपने लिए आया हूँ, तो मैं अपने लिए इसमें आया है, तो मैं उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। विषय संवर्धक गतिविधियों में आपको करना है बच्चों के अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से गांधी जी की दक्षिण अफ्रीकी यात्रा की जानकारी प्राप्त करके एक अनुच्छेद लिखिए। तो प्यारा सा एक अनुच्छेद इसमें लिख दीजिएगा। अपने माता पिता के साथ किसी पहाड़ी स्थल की यात्रा करके अपने अनुभव लिखिए। तो आपने ज़रूर माता पिता के साथ किसी पहाड़ी स्थल की यात्रा की होगी, तो बस अपने अनुभव यहाँ पर साझा कीजिए, उतार दीजिए शब्दों के माध्यम से। तो बच्चों अपने विचारों को अपनी कल्पना के माध्यम से और अपनी सजीव यात्रा के माध्यम से अपने अनुभवों को उतारना एक बहुत ही रोचक कार्य है। इससे क्या होगा? आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना सीख जाएंगे, अर्थात आपके अंदर अभिव्यक्ति की भावना आ जाएगी। ये बहुत ही उत्तम कार्य है। इसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने इन अनुभवों को ज़रूर लिखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये यात्रा मनोरंजक लगी होगी। इसके जरिए आपने बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की होंगी। तो बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पाठ का अभ्यास करते रहिए।